समीर अंजान और राकेश जी, आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत 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 धन्यवाद। शुभकामनाएं। CNBC के लिए भी थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। शुभकामनाएं। मैं आप दोनों से शुरुआत में एक आसान सवाल से करना चाहूंगा कि कैसे देखते हैं आप हिंदी भाषा का विकास हिंदी फिल्मों में। देखिए, जहां तक एज ए लिरिसिस्ट मैं आपसे बात करूं तो जहां तक मेरा होशो हवास है, जहां से मैंने फिल्में देखनी शुरू की हैं और जहां से मैंने गाने सुनने शुरू किए हैं, डेफिनेटली पहले बड़ा लोकल तरह का संगीत होता था और भाषा भी बड़ी लोकल होती थी। कहीं ना कहीं फोक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और राइटिंग में भी, कंपोजिशन में भी, हर जगह। धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होता गया, सो जिस तरह के राइटर आने लगे, शुरू के दिनों में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पंजाबी राइटर्स थे और कुछ मुस्लिम राइटर्स थे, तो उन्होंने पंजाबी और उर्दू और उन शब्दों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उसके बाद फिर एक पीढ़ी आई जिसमें प्रदीप जी, इंदिवर जी, मेरे स्वर्गीय पिता अनजान जी, भरत व्यास, इन लोगों ने कोशिश की, नीरज जी, संतोषानंद, कि हिंदी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। और उन्होंने किया और बहुत खूबसूरत गाने भी लिखे। और तो धीरे धीरे भाषा थोड़ी मिक्स होती गई, थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश उसमें आ गई, और नहीं, हिंदी एंड उर्दू आ गया। उसके बाद जब हमारी पीढ़ी जहां से शुरू हुई, वहां से मैंने महसूस किया कि ये भाषा का खिचड़ीकरण हो गया। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी थी वो इंग्लिश भी बोलती थी, हिंदी भी बोलती थी, उर्दू भी बोलती थी, और कभी कभी वो पंजाबी वर्ड भी इस्तेमाल कर लें, कभी कभी थोड़े मराठी, गुजराती। तो धीरे 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 भाषा जो है वो बदलती गई। और भाषा को बदलना कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है, हर तरह की भाषा को अपने में शामिल करने में उसको कोई एतराज नहीं है। मगर जब बाद में ऐसा लगने लगा, और अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसने ज्यादातर गाने पंजाबी या इंग्लिश में आने लगे, तो धीरे धीरे मुझे हिंदी कहीं लुप्त होती दिखाई दे रही है। और उसका कारण ये है कि ये आने वाली पीढ़ी जो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आई है, उसको हिंदी की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है, उतनी अच्छी हिंदी समझते नहीं है, इसलिए उनके लिए जो इजी भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी का डेटोरेशन होता रहा इतने सालों में, ये तो मैं महसूस कर रहा हूँ। अभी चूंकि हिंदी फिल्म है, हिंदी गाने आएंगे ही, मगर अगर हम ये कहें कि केवल हिंदी में ही गाने आएंगे, वो अभी फिलहाल तो मुमकिन नहीं लग रहा है। जी जी बिल्कुल। मैं आगे बढ़ने से पहले राकेश जी के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, आईपीआरएस भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको मैं बधाई देना चाहूंगा आपके प्रयासों के लिए जो आपने बीड़ा उठाया है। हाल ही में विज्ञापन फिल्मों में जो जिंगल होते हैं, उन गीतकारों को रॉयल्टी उपलब्ध कराने के लिए, क्या आप हमें इस विषय में और जानकारी देना चाहेंगे? ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आईपीआरएस संस्था क्या है। काफी लोगों को पता नहीं है कि आईपीआरएस संस्था क्या है। ये हमारा नाम जो है वो इंडियन परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी लिमिटेड है, जिसको हम सभी शॉर्ट फॉर्म में आईपीआरएस कहते हैं। इसका काम ये है कि जहां पर भी संगीत बजता है वहां से रॉयल्टीज कलेक्ट करती है, क्योंकि संगीत जो है हम जो कलेक्ट करते हैं वो गीतकार, संगीतकार और म्यूजिक पब्लिशर के बिहाफ पे, इन लोगों के बिहाफ पे कलेक्ट करते हैं। तो जहां पर भी संगीत बजता है तो एक रॉयल्टी पे करनी होती है जब भी आप संगीत बजाओ, क्योंकि ये संगीतकार और गीतकार जो होते हैं ये ओरिजिनल क्रिएटर होते हैं। पता है आपको कि इन्होंने जो गीत लिखा है या किसी ने जो धुन बनाई है उसके बाद आप रिकॉर्डिंग बनाते हैं और वो गाना आगे बढ़ता है। लेकिन आप हजारों रिकॉर्डिंग बना सकते हैं उसी गाने की, उसी संगीत पे या उसी लिरिक्स पे, लेकिन जो ओरिजिनलिटी होती है वो गीत में और संगीत में होती है, लिरिक्स में होती है। तो हम जो कलेक्ट करते हैं रॉयल्टीज जो है वो इसके लिए है। अब बहुत से लोगों को संगीत के बारे में ये पता नहीं है कि संगीत तो सोचते हैं कि जब रॉयल्टी देना होता है सिर्फ जब गीत बजे तब। तो पहले तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी जो होता है वो भी संगीत होता है जिसके लिए रॉयल्टी देनी होती है। और जो अब हमने नया शुरू किया हुआ है, लोगों को एजुकेट करके कर रहे हैं कि भाई जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट जब आप बजाते चलाते हैं उसमें भी संगीत होता है। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट को बड़े बहुत प्रख्यात गीतों से इस्तेमाल किया जाता है।
ताकि उसे क्या था कि उनकी सबकी आप जल्दी से उसकी रिकॉल वैल्यू होती है, तो उसके लिए आप बड़े बड़े गाने इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं कि गानों के भी आपको पैसे देने होते हैं। अगर आपने किसी ने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर वो संगीत कम बनाया है, या समीर साहब ने अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए अगर कोई शब्द इस्तेमाल किए हैं या लाइनें लिखी हैं, तो उनके लिए भी रॉयल्टी देनी होती है। तो क्या है, इसका प्रचलन बड़ा धीमा है यहाँ पर। तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई ये भी संगीत है, इसके लिए भी रॉयल्टी देनी होती है। अब तक उन्होंने समझा पहले कि सिर्फ गानों के लिए देनी है, फिर धीरे से उनको लगा कि अब बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी देनी है। अब उनको ये लग रहा, समझ, हम धीरे धीरे सब लोगों को समझा रहे हैं, एडवर्टाइजर्स को, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को, सबको, कि भाई अगर आपने अपने खुद के लिए ही अगर कोई विज्ञापन का नया गीत बनाया है किसी ने, तो उसके लिए भी आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो फिर कैसे सवाल या विचार विमर्श होता है गीतकारों के साथ उन वर्कशॉप के दौरान जिन्हें आयोजित किया जाता है आईपीआरएस द्वारा? समीर जी, क्या आपने भी क्या क्या आप भी जाते हैं उन वर्कशॉप में? नहीं, मुझे सब पता है, मैं वर्कशॉप में नहीं जाता हूँ, मगर राकेश जी जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोगों को धीरे धीरे प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता चल रहा है। पहले लोगों को लगता था केवल फिल्मी गाने जो बजते हैं उनकी रॉयल्टी, पहले तो ये भी था कि रॉयल्टी मिलती ही नहीं थी। बहुत सारी बड़ी जंग करने के बाद हम लोग किसी तरह से यहाँ तक लेके आए आईपीआरएस को, कि अब जितने भी राइटर्स हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं आपसे कहूं कि ये उनका एक तरह का पेंशन प्लान हो चुका है। बहुत से राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर ऐसे हैं जो केवल रॉयल्टी के बेस पे जिंदा हैं बेचारे। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ, और उसके लिए मैं गवर्नमेंट को बहुत सारी बधाइयां देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो आने वाली पीढ़ी उस चीज को याद करेगी। तो राकेश जी, क्या इन जिंगल्स की भी रॉयल्टी मिलती है? अभी तो अब तक तो सिर्फ गानों के लिए जो बनते हैं ना, अगर उन्होंने कोई पुराने गाने इस्तेमाल किए, इनामिना डी का है या आज फिर जीने की तमन्ना, अगर किसी एडवर्टाइजमेंट में यूज किया गया, तो उनको अभी देते हैं। लेकिन अब हम उनको धीरे धीरे इस चीज के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई ये लॉ है, आप इसके लिए नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ आप किसी का गाना इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लॉ है। तो लॉ ये नहीं कहता कि सिर्फ गानों के लिए रॉयल्टी देनी पड़ती, क्योंकि अगर आपने खुद ही क्रिएट किया, जैसा समीर जी ने कहा ना कि डर के आगे जीत है, या सनशाइन वाली धूप वाली आशा जो प्रसून जोशी ने लिखा है, उनके लिए भी है। ये सब सबके लिए क्रिएटिविटी है, और इनके लिए भी आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो क्या होता है ना, जैसे हमने 2017 से, जैसे समीर जी ने कहा ना कि इसकी सरकार ने हमको जब रजिस्ट्रेशन दिया, उसके बाद से हम 45 करोड़ से इस साल 560 करोड़ बन गए। तो ये दुनिया के लिए और सब में ये बड़ी बात है कि भाई भारत में भी रॉयल्टीज मिलती हैं और अच्छी खासी हुई है। तो यानी ये हमारे फक्र की बात है कि हमने इस सरकार की लीडरशिप में, और उन्होंने जो हमको सपोर्ट किया, गाइडेंस दिया है, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। और थोड़ा सा बाद में आपके बारे में बताता हूँ कि हमारे बारे में बता देना कि जो आईपीआरएस जो थी 5-6 साल पहले जो थी, हम दुनिया भर में 44th 45th रैंक थे। इस साल शायद हम 20 रैंक तक पहुंच जाए। एशिया के अंदर हम 7-8 पे थे, हम टॉप 5 में आ गए हैं। तो ये हमारे भी, अपने देश का भी नाम हुआ है हमारे लिए। दुनिया भर के लोग हमसे ये कह रहे हैं कि अब आईपीआरएस जब बढ़ रही है आगे, तो आप बाकी के देशों को भी, जो आपके नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी देश है, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इनको भी आप विकास कराइए। तो हम उनके लिए भी देख रहे हैं, उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। और सेकेंडली, जैसे आपने कहा ना कि ये एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिकली ना, तो ये है ना, देखिए इंडिया, ये ऐसी, भारत हमारा एक ऐसा देश है ना जहाँ पे लोगों को समझ धीरे धीरे आता है, कंप्लायंस है, जो अब धीरे धीरे हमारे देश में भी सभी लोग कंप्लायंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब हमारे यहाँ पे भी काफी कंप्लायंस हो जाएगा हर चीज का, तो आज जो हम जो कह रहे हैं ना कि हम 560 करोड़ की, मैं कहता हूँ कि हम 1 0 बढ़ जाएगा उसके अंदर। ये संगीत जो है ये ऐसा नहीं है कि केवल फिल्मों में है। आप देखिए, हमारे यहाँ कहते हैं जन्म से मृत्यु तक संगीत जुड़ा हुआ है। अच्छा, आज इस संगीत के माध्यम से, इन गीतों के माध्यम से, इन फिल्मों के माध्यम से हमारी हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी कला, इन सारी चीजों का जो प्रचार प्रसार होता है, उसका सबसे बड़ा माध्यम जो है वो फिल्म है। जी। आज मैं अभी लास्ट ईयर मुझे गडकरी साहब ने सम्मानित किया था हिंदी दिवस पे। उन्होंने मुझसे बात कही कि समीर जी, मैं पूरी दुनिया घूम के आया हूँ, और हिंदी के प्रचार प्रसार का जो सबसे बड़ा काम किया है वो हिंदुस्तानी फिल्में और टेलीविजन। तो कहीं ना कहीं संगीत केवल इसलिए नहीं, आज आप आर्मी में देखिए, वीर लोग जब लड़ाई करने जाते हैं उसके पीछे भी बैंड बजता है, उसके पीछे भी गाने बजते हैं।
आज मैंने कई बार, मेरा खुद का गाना मैं कई बार सुनता हूँ, सुनो गौर से दुनिया वालों, बाघा बॉर्डर पे जवान लोग शाम को गाना बजा के डांस करते। तो ये संगीत जो है वो केवल सुनने की चीज नहीं है, वो संगीत बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। तो समीर जी, समीर जी, क्या आप सोचते और बात भी हिंदी में करते हैं? क्योंकि ज्यादातर जो अधिकतर बॉलीवुड कहानियां हैं वो अंग्रेजी में लिखी होती हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं तो हिंदी में ही लिखता हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ। कई बार ऐसी मजबूरी रही है कि कुछ गानों में मुझे अलग अलग भाषा का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि चूंकि पीढ़ी उस तरह की भाषा बोलती थी, तो मुझे उनके साथ आइडेंटिफाई होने के लिए ये मेरी बेबसी थी कि मैं कुछ और नहीं, भाषा का जानना कोई बुरी बात नहीं है। आप दुनिया की हर भाषा जानिए, बहुत अच्छी बात है, मगर आप ये मत भूलिए कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है। उसका इस्तेमाल जितना ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे, आपकी आपके लिए भी अच्छा है, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा है। जब तक वो भाषा नहीं समझेंगे, आपकी संस्कृति कैसे समझेंगे, आपका संस्कार कैसे समझेंगे, आपकी कला से कैसे वाकिफ होंगे। तो मेरी तो 99% कोशिश रहती है कि मैं जो भी करूं हिंदी में करूं। अरे आप तो हमारी बात छोड़ो, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हिंदी में स्पीच देते हैं। इससे बड़ा उदाहरण और लोगों को क्या मिलेगा? तो कितना अजीब लगता है जब आप फिल्म निर्माताओं को या अभिनेताओं को कुछ हिंदी के ऐसे शब्दों का अर्थ समझाना पड़ता है जिनका दैनिक बोलचाल में उपयोग नहीं होता है। डेफिनेटली बहुत दुख होता है, और ये कहीं ना कहीं मैं उनसे कहता भी हूँ कि यार कम से कम इतना तो समझो। और देखिए, अपनी तरफ से बोलते हैं ना कि आप बदल जाओ दुनिया बदल जाएगी, देश बदल जाएगा, समाज बदल जाएगा। तो आप कोशिश करते रहो, लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। और हिंदी एक ऐसी भाषा है ना, उसका जितना ज्यादा इस्तेमाल आप करेंगे, आपको खुद को महसूस होगा। तो कौन से क्योंकि शब्द ये, थे ऐसे, राकेश जी, मैं माफी चाहता हूँ आपको, मैं काट रहा हूँ, मगर कौन से ऐसे शब्द थे जिन जिन जो जो आपको बहुत अजीब लगा जब आपने किसी अभिनेता को उसका अर्थ समझाया हिंदी के? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, अभी सॉरी, जैसे मेरा समीर एक जी। गाना था कि आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। अब मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी। तो न तो उसको सिंदूरी का मतलब पता था, न कस्तूरी का मतलब पता था। मगर मैं उसकी तारीफ इसलिए करता हूँ कि उसने कहा मुझसे कि सर एक तो मुझे इसका मतलब बता दें, दूसरा ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको बदलूंगा तो नहीं। और उसने यही किया, और वो गाना बहुत मशहूर गाना है, आपने भी जरूर सुना होगा वो गाना, बाला सुब्रमण्यम और लता जी ने गाया था। तो कई बार ऐसे शब्द आते हैं जहां पे लोगों को इस तरह की तकलीफें होती हैं, मगर हम कोशिश यही करते हैं कि उनको समझाएं कि भाई आप इसको समझो, ये बहुत अच्छा मतलब है इस शब्द का। राकेश जी, हिंदी म्यूजिक दुनिया के हर कोने में सुना जाता है, चाहे चिकनी चमेली हो या दिलेर मेहंदी का तुनक 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 गाना हो। कैसे आईपीआरएस रॉयल्टी कलेक्ट करता है ऐसी जगहों से जो देश के बाहर है, जैसे अमेरिका जैसे देशों से? जैसे यह आईपीआरएस जो संस्था है ना, ऐसे हमारे संधि जो है दुनिया भर के तमाम ऐसे आईपीआरएस के ऐसे संस्थाओं के साथ में, जैसा अगर आप ब्रिटेन की बात करें तो पीआरएस फॉर म्यूजिक वहां पर है। यूएसए में आप बात करें तो वहां पे एस्कैप बीएमएस एसैक है, कनाडा में है सोकैन है, जर्मनी में गेमा है, जापान में जैसरैक है, कॉन्का है कोरिया में। तो यहाँ पे सब जगह पर हम एक दूसरे के साथ में हमारे गानों के डेटाबेस जो होते हैं वो हम एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं। उससे ये होता है कि जब भी गाना बजता है तो वो उसको तुरंत ही वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होती है तो उनको ये पता है कि इस गाने का गीतकार, संगीतकार और म्यूजिक कंपोजर और पब्लिशर कौन है। तो वो उस हिसाब से हमको पैसे भेज देते हैं तुरंत ही। जैसे हम उनके गाने जब यहाँ पे बजते हैं तो हम वही करते हैं कि जैसे हमको अगर बीटीएस का कोई गाना बजा है तो हम तुरंत ही उसको आइडेंटिफाई करके हम कोरिया भेज देते हैं, ये जो पब्लिशर होते हैं। वैसे ही दुनिया भर में हम इन गानों को रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, ताकि दुनिया भर में एक सिसनेट करके एक सॉफ्टवेयर चलता है वर्ल्ड वाइड, जिसपे हर कोई अब लॉग इन करके, सोसाइटी लॉग इन करती है और उससे जो भी गाना उनको चाहिए होता है उसको डाउनलोड कर लेती है कि भाई ये गाना कहाँ का है और इसके क्रिएटर कौन है। और फिर उसी हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करके वो गानों की रॉयल्टी उन देशों को भेज दी जाती है जहां से वो गाना ओरिजिनेट हुआ है।
चलिए, हिंदी दिवस के मौके पे मैं गुजारिश करना चाहूंगा समीर जी से, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ कोई ऐसी कहानी साझा करना चाहेंगे जिसे आपने आज से पहले कभी किसी से नहीं कहा? मैंने एक बड़ी मशहूर फिल्म लिखी थी जिसका नाम है साजन। आपने उस फिल्म का नाम सुना होगा और उसके गाने बहुत मशहूर थे। मैं बचपन से आनंद बख्शी साहब का एक गाना सुनता था, साजन साजन पुकारूं गलियों में, कभी फूलों में ढूंढूं कभी कलियों में। तो मेरा एक कभी सपना था या मेरे मन में एक इच्छा थी कि अगर मैं कभी गीतकार बना और मुझे कभी साजन नाम की कोई पिक्चर मिली तो उसमें मैं ऐसा कोई गाना लिखना चाहूँ। अभी साजन फिल्म बनी और इसका काम शुरू हो गया, गाने इसके रिकॉर्ड होने लगे, मगर फिल्म में कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बन रही थी जिसमें मैं साजन साजन या उस तरह का कोई गाना, पूरा साजन के ऊपर कोई गाना लिख पाऊँ। पिक्चर खत्म हो गई और पिक्चर की रिलीज की डेट अनाउंस हो गई, मगर वो मेरी जो मनसा थी, जो मेरी तमन्ना थी, वो कहीं दिल में थी। तो मैं और नदीम श्रवण कहीं रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो मैंने नदीम भाई को बोला कि यार मेरे दिल में बहुत था साजन के ऊपर गाना लिखने का, मगर इस फिल्म में कोई मौका ही नहीं मिला। मगर एक मुखड़ा मेरे दिमाग में आया, नदीम भाई मैं सोचता हूँ कि देखिए आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने बोला सुनाओ। तो मैंने वो मुखड़ा उनको सुनाया कि देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तो नदीम को मुखड़ा इतना अच्छा लगा कि उन्होंने रुका, कहा कि रुको रुको रुको, मैं पहले इसे कंपोज करने दो। और वहीं बैठे बैठे उन्होंने श्रवण को एक बात कही कि तुम एक धुन बजाओ। और वो धुन क्या थी, वो एक जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट धुन, जो बार बार चलती रहती है। तो श्रवण को उन्होंने कहा कि टन टना डिंग डिंग टना डिंग डिंग टना डिंग, वो करते रहो। श्रवण वो करता रहा और उन्होंने वो गाना वहीं का वहीं बना लिया। फिर दूसरी लाइन भी मैंने लिखी कि अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, अभी फिल्म के प्रोड्यूसर को मैं फोन लगाता हूँ। उन्होंने फोन लगाया, उन्होंने कहा कि सर ये गाना हमने साजन के लिए बनाया है, इसको आप इस फिल्म में डाल दो। उन्होंने कहा भाई तुम लोग पागल हो गए हो, मेरी पिक्चर की रिलीज की डेट फिक्स हो गई है, अब मैं कब गाना करूंगा, और ये सलमान और माधुरी की डेट मिलना इम्पॉसिबल है, तो ये गाना नहीं हो पाएगा। नदी भाई ने बोला एक काम करो, आप सलमान और माधुरी दोनों को बुलाओ, मैं गाना कल रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अपने पैसे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर उनको ये गाना इतना अच्छा लगा, उन्होंने आपको डेट दे दी, तो आप ये गाना आपको लेना पड़ेगा। सुधाकर जी ने बोला ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो करो। मुझे याद है सनी स्टूडियो में गाना शुरू हुआ, सलमान और माधुरी आए, उन्होंने गाना सुना, उन्होंने बोला कल की कल डेट बुक करो, फ्लाइट बुक करो, हम ऊटी जाएंगे और गाना शूट करके आएंगे। और इस तरह से वो गाना फिल्म में हुआ एंड दैट सॉन्ग बिकम अ हिस्ट्री। तो हर गाने के पीछे कोई ना कोई ऐसी कहानी जरूर जुड़ी होती है। कई गाने, खैके पान बनारस वाला फिल्म में होने वाला नहीं था, जावेद साहब ने उसको इसरार करके वो गाना करवाया। बहुत से ऐसे लिजेंडरी गाने हैं, सरगम का वो गाना दफली वाले दफली बजा, वो फिल्म में होने वाला नहीं था। उन्होंने बोला अरे दफली उफली का गाना कहाँ लेके आए, ये पिक्चर में नहीं करेंगे, मगर वो गाना हुआ और वो हिस्ट्री हो गया। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, अगर मैं बताने लगूंगा तो 1.5-2 घंटे का आपका कार्यक्रम केवल कहानियों पे ही चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत रोमांचक है। बट समीर जी, आपने जून में फिल्म एनिमल के निर्माताओं को फिल्म के संगीतकार और गीतकार को उच्च श्रेय नहीं देने के लिए आपने उनकी आलोचना की थी। जी। क्या ये आपको लगता है ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है जो गीतकारों के लिए हमेशा उन्हें लड़नी पड़ेगी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, वो जमाना गुजर गया कि ये कभी खत्म होने वाली लड़ाई नहीं। ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म होगी और अब हम लोग, हमारे साथ जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं अब नहीं होंगी। हमारी पूरी फैटर्निटी एक साथ है और हम लोग इसके लिए बहुत जबरदस्त स्टैंड ले रहे हैं। और इनको, बिकॉज ये हमारे मॉरल राइट्स का सवाल है, यहाँ न तो कोई पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, न हमारा और कोई इनसे कुछ लेना देना है। आप एक आदमी जिसने काम किया है, अभी कोका कोला ब्रांड पे आप कोका कोला नाम ही नहीं लिखो, तो ये कंपनी वाले कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? सो ये तो, और मुझे तो वो दौर याद आता है जबकि फिल्म लगने के पहले हम लोगों का पोस्टर लगता था, नदीम श्रवण और समीर का जुहू पे, और हमारी ये शर्त होती थी कि फिल्म के रिलीज के पहले ये म्यूजिकल पोस्टर नहीं लगेगा तो हम पिक्चर ही नहीं करेंगे, हम एग्रीमेंट में लिखवाते थे।
बाद में हमसे थोड़ी गलतियां हो गई, हम एग्रीमेंट में ये क्लॉज नहीं डलवाए, मगर अभी हम लोग बहुत हार्ड स्टेप लेने वाले हैं और इनको ये करना पड़ेगा। ये कुछ भी कर ले, ये अगर इसके पीछे कोई साजिश है तो वो अपनी मंशा में कामयाब नहीं होंगे, ये पक्का है। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस क्रेडिट ना देने के विषय में? नहीं, हम तो जैसे कहते हैं ना कि देखिए, ये अल्टीमेटली बैटल जो है ना ऑथर कंपोजर्स की। हम तो जो संस्था है जो रॉयल्टी कलेक्ट करते हैं, ये तो लॉ ये कहता है कि भाई ड्यू क्रेडिट हर किसी को मिलना चाहिए। लेकिन जैसे समीर जी जो कह रहे हैं कि भाई राइट्स अगर आपने लिख के दिए हैं तो आप कुछ नहीं कर पा, लड़ाई कर रहे हैं। आगे चल के हर किसी को अपने राइट्स को सेफगार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, सबसे ज्यादा लॉ क्या क्या कहती है कि भाई जिसके पास राइट है उसको अपना राइट के बारे में पता होना चाहिए और उसको अपना अधिकार जताना चाहिए। लेकिन बस सबसे मेन बात तो ये है, जैसे अमीर जी ने हम लोग कहते हैं ना कि भाई जहां पर भी हो उसका क्रेडिट मिले और हर कोई उसकी रॉयल्टी दे। मेन तो यही हर किसी के लिए है ना, क्योंकि जैसा ऑथर कंपोजर्स के लिए ये पेंशन है। और प्लस आपको ये बताएं, बड़ी मजेदार बात ये भी है रॉयल्टी के लिए कि जो क्रिएटर है उसको रॉयल्टी है ना वो जिंदा रहता है उस समय तो मिलती है, लेकिन ये रॉयल्टी जो कॉपीराइट है ये 60 ईयर्स चलता है उनके डेथ के बाद। तो जैसे अगर आप नौशाद साहब की अगर डेथ हो गई या आनंद बख्शी साहब की, नौशाद साहब की 2006 में है और बख्शी साहब की 2000 में है, तो उनके गानों की रॉयल्टी जो है वो 2066 या 2060 तक चलती रहेगी। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो सरकार ने किया है क्रिएटर्स के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि यही लोग तो आपके परंपरा को लेकर आगे जाते हैं। सिंगर्स का काफी बड़ा योग होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो गाना गाते किस चीज का है, जो गाना आप गाते हैं गुनगुनाते हैं। चाहे समीर जी ने लिखा तो सुनो गौरते दुनिया वालों, या ए मेरे वतन के लोगों, जो भी गाना है इंडिया का, ये नाटू नाटू है। अल्टीमेटली आप जानते हैं शब्दों को, म्यूजिक को जानते हैं, जो दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। तो ये आपकी धरोहर है जो आगे आप जनरेशन को दे सकते हैं। और जब रॉयल्टीज मिलेंगी इनको तभी तो हर कोई नया गाना बनाएगा या हर कोई ऐसी चीज बनाएगा जिससे हमारे देश को याद रखा जाएगा, हमारी संस्कृति को याद रखा जाएगा। चलिए, जाते जाते समीर जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप 2 लाइनें सुनाना चाहेंगे हमें कोई ऐसे गाने की जो आपके अनुसार उपयुक्त हैं इस हिंदी दिवस को मनाने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल से अभी वो एक नारा जो बहुत पहले लगता था वो अब नारा लगना चाहिए कि जय जय हिंद और जय हिंदी। ये नारा जो है अब घर घर तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब, और मुझे सबसे खुशी ये है कि वर्तमान सरकार इसके लिए कटिबद्ध है और उसके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। और अभी मैं जाने वाला हूँ 14 तारीख को हिंदी दिवस पे हमारे होम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं। वो खास तौर से उन्होंने पूना में हर साल ये आयोजन रखा है कि जिसमें हिंदी के बड़े बड़े विद्वान हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग आते हैं और वहाँ हिंदी के बारे में बात करते हैं। तो ये सरकार जो है हिंदी को बहुत आगे ले जाना चाहती है और हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही चाहते हैं कि भाई किसी भी देश को बचाने के लिए उसकी कला, संस्कृति और उसकी भाषा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो हमारी राष्ट्रभाषा अगर हिंदी है तो हिंदी को हमको जिंदा रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक दोबारा से आप दोनों को हिंदी दिवस के लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, सेम टू यू। आप आपको भी बहुत बहुत बधाइयां, बहुत सारा धन्यवाद। आप हम हमारे तरफ से भी सभी को, विशाल जी आपको और सीएनबीसी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हिंदी की इस मुहिम को आप आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए कि भाई हिंदी सीखना और बात करना हिंदी में ये हमारी संस्कृति है, इसको कूल है। ये नहीं है कि सिर्फ अंग्रेजी है, या हिंदी भी कूल है।